हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने बीच जो बात हो गई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि एक तो कैलोरीमेट्री अपन ने कंप्लीट कर लिया है और सॉरी थर्मल एक्सपेंशन हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में मैंने आपको अल्फा, बीटा और गामा और इसके रिलेशन के बारे में बात हमने कर ली थी। कैलोरीमेट्री का पहले नोट्स प्रोवाइड था लेकिन दोबारा मैंने कर दिया था कल ग्रुप में, तो कंप्लीट कैलोरीमेट्री का एक साथ नोट्स दे दिया है। उसमें वर्क और हीट वाले 2-3 क्वेश्चन अलग हैं, मैंने 2-3 अलग लिए, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। आज आपको मैं थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ कंप्लीट। थर्मल एक्सपेंशन आज अपन काफी हद तक कर भी लेंगे और उसका नोट्स अपन प्रोवाइड कर देंगे। अलग अलग जगह से 13-14 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया भी था। कम क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत भी नहीं है अभी। तो कैलोरीमेट्री में यदि वो थोड़े से चुने हुए अच्छे क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री में यदि आप उतना ही कर लेते हो तो बहुत है। अभी आप थर्मल एक्सपेंशन देखें, जो अपनी बात कल हो गई थी अल्फा, बीटा और गामा के रिलेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। आपको पता ही अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है, कल इन बारे में हमारी बात हो चुकी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले समझने के लिए। दो रॉड है, एक की लेंथ L1 है और दूसरे की लेंथ L2 है। एग्जांपल समझें एक बार। दो रॉड है, एक की लेंथ L1 है और दूसरे की लेंथ L2 है। एक के लिए कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और दूसरे के लिए कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। इट इज ऑब्जर्व दैट difference of length between two rod is independent of temperature। क्या ऑब्जर्व किया गया है? इट इज ऑब्जर्व दैट difference of length between two rods is independent of temperature। मतलब दोनों के लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। रिलेशन बताना है अल्फा 1 अल्फा 2 का। क्वेश्चन आप समझ ही गए हैं। एक रॉड है जिसकी लेंथ L1 है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है। दूसरी रॉड है जिसकी लेंथ L2 है और कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। और डिफरेंस ऑफ लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहीं से देखो मैं स्टार्ट करता हूं इसके सॉल्यूशन पर। अच्छा, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिफरेंस क्या है? L2 माइनस L1। T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ रॉड? L2 माइनस L1। At T degree centigrade, what is the new difference? L2 dash minus L1 dash। जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? L2 dash। जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? L1 dash। लेंथ बढ़ेगी दोनों की टेम्परेचर बढ़ने के साथ। L2 dash, L2 क्या होगा बोलो? L2 1 प्लस अल्फा 2T। ये बात आप समझे भाई। देखो L2 अल्फा 2, तो T टेम्परेचर पर इसकी नई लेंथ क्या हो जाएगी? L2 1 प्लस अल्फा 2T। और T टेम्परेचर पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? L1 1 प्लस अल्फा 1T। तो जो नया डिफरेंस होगा वो होगा L2 प्लस L2 अल्फा 2T माइनस L1 अल्फा 1T। ये जो देखो L2 माइनस L1 डेल्टा L ही है, क्योंकि वो तो चेंज हुआ नहीं।
तो L2 अल्फा 2t माइनस L1 अल्फा 1t, ये कैंसिल आउट हुआ। L2 अल्फा 2t इज इक्वल टू L1 अल्फा 1t, L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1। हम और भी कह सकते हैं अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू L2 बाय L1। तो रिलेशन बताना था अल्फा 1 और अल्फा 2 का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एक रॉड की लेंथ L1 है, सेकेंड रॉड की लेंथ L2 है, इनके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है, and the difference of length does not depend on temperature, then find the relation between alpha 1 and alpha 2। एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं इसके लिए आपको। वन मोर एग्जाम्पल, बात समझे। मैं कह रहा हूं कि पी क्यू आर, ये हमने लिया है पी क्यू और आर। पी क्यू आर जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब एल एल और एल। PQR is a equilateral triangle। PQ और PR का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इन दोनों का सेम है। PQ और PR का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अल्फा 1 है, और QR का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा 2 है। QR का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहता है P से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो लेट सपोज ये S आ जाता है। कहता है P से जब हम Q और R के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो PS है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ QR डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मेरी बात आप समझ रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मान लो जल्दी में लिख भी दूं कोई फायदा नहीं, आप समझ ही रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स P फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ QR डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये जो P है इसकी Q और R के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। रिलेशन बताना है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 का। हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच का हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं थी हमारे, हम नोट्स आपको मिलेगा इसमें एज इट इज, नो प्रॉब्लम। आज थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन इसकी अपन बात कर लेंगे और इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। अभी आप इसको समझें प्रॉपरली। देखिए ये PS ये डिस्टेंस नहीं बदलती। चलो मैं यहां से यहां तक L/2 कह दूं क्या एक बार, क्योंकि मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक L/2 और यहां से यहां तक L। तो ये वाला जो PS डिस्टेंस है वो इनिशियली कितना है, देखो ये मैं हटा देता हूं अब। तो जो इनिशियली जो PS है उसको मैं लिख देता हूं PS का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। PS स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर और माइनस का L/2 का होल स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो जो PS स्क्वायर है वो किसके बराबर है, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3L स्क्वायर बाय 4, इसके इक्वल है।
ठीक है। अच्छा, नया क्या कहता है, नाउ एट टेम्परेचर थीटा, नाउ एट टेम्परेचर T डिग्री C, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बोलो, PQ वाले पार्ट की भी लेंथ बढ़ेगी, PR वाले पार्ट की भी लेंथ बढ़ेगी और QR वाले पार्ट की भी लेंथ बढ़ेगी। टेम्परेचर को बढ़ाने पर लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस का अल्फा 1 टे, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, L1 प्लस का अल्फा 1 टे, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस का अल्फा 2 टे, ये है P, ये है Q, ये है R, और अभी भी जब मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो कहता है P और S जो है उसकी लेंथ नहीं बदलती, वर्टिक्स की मिड पॉइंट ऑफ QR के साथ लेंथ चेंज नहीं होती है, ये बोलता है अगला। अच्छा, तो ये बताओ कि PS अब कितना हो जाएगा, नया PS ये हो जाएगा L1 प्लस का अल्फा 1 T का होल स्क्वायर माइनस L1 प्लस का अल्फा 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये बात आप समझे भाई? देखो ये वाला तो हो गया हाइपोटेनियस, और यहां से यहां तक जो कि हाफ है किसका, QR का, तो हाफ इसका कर दिया हमने, तो व्हाट इज PS, नया PS ये हो जाएगा। तो नया PS का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, L इसका स्क्वायर है ये, L स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 T का होल स्क्वायर माइनस L बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर बाय 4, 1 प्लस अल्फा 2 T का होल स्क्वायर। PS का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, देखो मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहा हूं यहां पे, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं यहां पे अपन। ये रहा, ठीक है। मैंने कहा था कि जो अल्फा है वो कम है, तो क्या होगा, अल्फा कम है, आपको पता ही है कि अल्फा कम होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहां आ जाएगा। आपको पता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जब x स्मॉल हो, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं PS का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा बोलो, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4, देखो L स्क्वायर इंटू 1 L स्क्वायर बाय 4 प्लस L स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 1 T माइनस L स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 अल्फा 2 T। देखो ये क्या हो जाएगा बोलो, PS नया PS स्क्वायर किसके बराबर हो गया बोलो, 3L स्क्वायर बाय 4 और प्लस L स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 1 T माइनस L स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 अल्फा 2 T। इक्वेट कर दो, ये वाला जो PS स्क्वायर है इसको इस वाले PS स्क्वायर से इक्वेट कर दो। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि लेंथ तो बदलती नहीं है, P की S से जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है, तो इक्वेट करो आप इन दोनों को, क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेट कर रहा हूं मैं, देखो स्क्वायर बाय 4 और उधर इक्वेट करो 3L स्क्वायर बाय 4 प्लस L स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 1 T माइनस L स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 अल्फा 2 T। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 इज इक्वल टू L स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 1 T माइनस L स्क्वायर बाय 4 2 अल्फा 2 T। L स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 1 T इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 अल्फा 2 T। तो 4 अल्फा 1
इज इक्वल टू अल्फा 2, 4 अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। कैसे हुआ ये पार्ट आप समझे? क्वेश्चन क्या था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो रॉड द्वारा बना है और तीनों रॉड की लेंथ इक्वल है एल। वर्टेक्स पी की मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर के साथ जो डिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में क्या रिलेशन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे जा रहा हूं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कल मैं बता ही चुका था कि आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। ये बात हमने कल की थी। नॉन आइसोट्रॉपिक बॉडी के लिए गामा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ठीक है। अब मैं थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन की तरफ जा रहा हूं। बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ाया हुआ है ताकि आप इजीली ग्रास्प कर सकें। बहुत टुकड़ों में किया हुआ है, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स पे, और हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है थर्मल एक्सपेंशन पे, ठीक है। तो मैं अब एप्लीकेशन 1 पे जा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट पे ध्यान दें जरा, पहली एप्लीकेशन जो थर्मल एक्सपेंशन की है। एप्लीकेशन 1, इसको अपन सबसे पहले ऐसे समझते हैं, मैं एक मेटल की प्लेट ले रहा हूं, आयरन की प्लेट ले ली है और बीच में ये एक डिस्क इससे काट ली गई है, एक डिस्क है जो इससे कटी हुई है, ठीक है, और बाकी में मेटल भरा हुआ है। बाकी पार्ट में ये मेटल फील्ड है, बाकी पार्ट में मेटल फील्ड है। आयरन का हमने ये एक प्लेट ले लिया और इसके बीच में एक डिस्क काट ली गई है। अब इसको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं, इसको अपन हीटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली देखने में यह लगता है कि जो मेटल है वो मेल्ट होके इसको कम करेगा और खुद फैलेगा। मतलब ये जो होल है ये कम होगा, क्योंकि जब हम इसको काफी ज्यादा हीटअप करेंगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, जो मेटल है वो पिघलेगा, या मतलब मेटल फैलेगा, हम ये भी कह सकते हैं। अब मेटल जब फैलेगा तो ये इसको कम करेगा और खुद एक्सपेंड होगा। तो ऐसा लगता है कि ये होल जो है ये डिक्रीज करेगा और जो मेटल की जो बॉक्स है वो एक्सपेंड करेगा जब हम इसको हीटअप करेंगे तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन इज ए फोटोग्राफिक जूम। थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन जो है वो एक फोटोग्राफिक जूम है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन इज ए फोटोग्राफिक जूम। फोटोग्राफिक जूम फोटोग्राफिक एक्सपेंशन है। इसका मतलब आप समझें कि यदि फैलेगा तो सभी फैलेगा। फोटोग्राफिक जूम मतलब लेट सपोज चेहरे को अपन जूम दे रहे हैं तो क्या होगा भाई, यदि नोज फैलेगा तो ईयर भी फैलेगा, आईज भी फैलेगा, सभी फैलेगा। साइज यदि बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा और यदि डिक्रीज करेंगे तो साइज सबका ही डिक्रीज होगा। फोटोग्राफिक जूम समझ रहे हो? इस पे हाथ रख के जब हम इसको जूम देंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द जूम, ये सिचुएशन क्रिएट होगी। ये सिचुएशन, इसकी मीनिंग ये हुई कि इंक्रीज सभी होंगे, एक फोटोग्राफिक जूम होगा
ये जो रेडियस है ये बढ़ेगा, यदि ये R0 है तो ये RT हो जाएगा जैसे लीनियरली बढ़ता है। यदि ये L0 है तो ये LT हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा। अच्छा, ये बात आप समझें, यहीं पे मैं समझा रहा हूं। जैसे लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि ये 30 डिग्री का एक सर्कुलर डिस्क है, लेकिन इसका एंगल ये 30 डिग्री मैं कह रहा हूं, और इसको हीटअप करते हैं तो क्या होगा भाई? ये 30 डिग्री का एक हमने केक टाइप काट लिया है मेटल डिस्क, और इसको हम हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? तो ये एक्सपेंड होगा, लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है भाई। चेहरे में भी फोटोग्राफिक जूम जब हम देंगे तो यहां से जो आई के बीच का जो एंगल है, ये एंगल नहीं बदलेगा। तो नेचर नहीं बदलता, इक्विलैटरल ट्रायंगल है वही रहेगा, और कोई एंगल है तो एंगल नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा? फोटोग्राफिक जूम। फोटोग्राफिक जूम समझ रहे हैं आप? मतलब सारी चीजें बढ़ेंगी लेकिन एंगल वही रह जाएगा, क्योंकि जो नेचर है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो ये 30 डिग्री का एंगल है, हमने जूम दिया तो भी इन दोनों लाइन के बीच की जो एंगल है वो 30 डिग्री ही रहेगा। देखो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं यहां पे इसके लिए बता रहा हूं। एक एग्जांपल करते हैं इसका। मैंने कहा कि L0 लेंथ की एक रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L0 है, और इस रॉड को सर्कुलर, इस रॉड को इस तरीके से बेंट कर दिया गया है, एक सर्किल के फॉर्म में। ये L0 लेंथ की एक मेटल रॉड है, और इस रॉड को इस सर्किल के फॉर्म में बेंट कर दिया है, ठीक। ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये T है, गैप। ये जो इसकी रेडियस है ये स्मॉल r है, और ये जो मेटल रॉड की जो विड्थ थी, ये विड्थ दिख रही, ये विड्थ, ये d है। और नाउ मेटल रॉड इज हीट अप, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन दे देता हूं मैं, कहता है R इंक्रीज, R, D इंक्रीज और T डिक्रीजेज। मैंने एरो नीचे लगा दिया है, मतलब डिक्रीजेज माने आप। R, D रेडियस बढ़ेगा, और ये वाला जो है ये विड्थ भी बढ़ेगी, लेकिन जो T है, जो गैप है, वो घटेगा। फिर कहता है नहीं, R, D, T ऑल इंक्रीजेज, सभी बढ़ेंगे। फिर कहता है नहीं, R इंक्रीज करेगा, D एंड T डिक्रीज करेगा। और फिर कहता है कि R और T इंक्रीज करेंगे, केवल D डिक्रीज करेगा। कौन सी बात सही है ये बताएं? तो आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन इज ए फोटोग्राफिक जूम। तो जूम करके देख लो, इसको फैला दो, क्या होगा? इसको फैलाओ यहां से तो ये बढ़ेगा, इसको फैलाओ रेडियस बढ़ेगा, इसको फैलाओ T बढ़ेगा, ऑल इंक्रीजेस। जब थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन जो है वो फोटोग्राफिक जूम है, तो जैसे आप फोटो को जूम देते हैं, देखें ऑल इंक्रीजेज है यार, सभी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन 1 है, थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन, ठीक है। एप्लीकेशन 2 पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन 2, बायोम। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। हम लोग एप्लीकेशन 2 पर बात कर रहे हैं, ठीक है।
लूज और गेन ऑफ टाइम ऑफ ए मेटालिक पेंडुलम। एक मेटालिक पेंडुलम है, मेटालिक पेंडुलम मतलब वायर से कोई पेंडुलम ऐसे लटका दिया है, छोटा सा स्फेयर लटका दिया, और ये इस तरीके से SHM करके टाइम बता रहा है। ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम अलग हुआ, मेटालिक पेंडुलम आप समझ गए, एक मेटल वायर से एक पेंडुलम लटकाया हुआ है। ठीक है, तो लूज और गेन ऑफ ए मेटालिक पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से जो मेटालिक पेंडुलम पर बेस्ड क्लॉक है वो कितना टाइम लूज करेगी और कितना टाइम गेन करेगी। आप समझें एक बार, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। लूज और गेन ऑफ टाइम बाय मेटालिक पेंडुलम क्लॉक। मेटालिक पेंडुलम क्लॉक ड्यू टू चेंज इन या ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज की वजह से मेटालिक पेंडुलम पर बेस जो है उसके टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, चलो पहले तो देखते हैं। मैंने कहा कि एक L0 लेंथ का एक मेटल वायर है जिससे पेंडुलम लटकाया हुआ है। L0 लेंथ का ये एक वायर है जिससे पेंडुलम लटकाया हुआ है। तो इसका टाइम पीरियड अभी क्या होगा बोलो? इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर L0/J टाइम पीरियड। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा। तो क्या होगा टेम्परेचर बढ़ने से? लेंथ बढ़ जाएगी। भाई इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? L0 प्लस का डेल्टा L, या आपको तो पता ही है L0 1 प्लस का अल्फा डेल्टा थीटा। नया लेंथ इतना हो जाएगा। तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? नया टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर L डैश L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी। यदि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो मेटल वायर की लेंथ बढ़ी है, और मेटल वायर की जब लेंथ इंक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ? चलो मैं यहां से T डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L0/G बाहर ले लिया मैंने, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर 1/2। ये रूट में था। T डैश इज इक्वल टू हो गया T 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर हाफ। टाइम पीरियड तो बढ़ जाएगा, और यहीं पे मैं इसको रोक भी देता हूं। ठीक, बहुत फेमस क्वेश्चन है टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा, लेकिन वो SHM में पूछा जाता है कि टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा। ये बात SHM में कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें लूज और गेन ऑफ टाइम देखना है। टाइम पीरियड कितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने से, ये भी क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से निकलता है आंसर। तो उसका आंसर यदि आपको चाहिए तो मुझे इधर देना होगा उसका आंसर कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑन टाइम पीरियड। ठीक है, कैसे करेंगे? T डैश बाई T और -1 उससे करेंगे। अभी हमारा फोकस नहीं है, अभी हमारा देखना क्या है, हम लूज और गेन ऑफ टाइम देखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये लूज और गेन होगा क्यों? तो मेरी बात समझना आप। जैसे लेट सपोज कि एक पेंडुलम क्लॉक है, ये बात आप समझ लें।
ये एक पेंडुलम क्लॉक है, ठीक, और मैं कह रहा हूं 1 आवर में ये 60 टाइम्स मूव करती है, 60 टाइम्स 1 आवर। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1 मिनट। 1 आवर में 60 राउंड ले रही है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1 आवर में 60 राउंड, तो टाइम पीरियड हो गया 1 मिनट, ठीक। अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो लेंथ है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई और टाइम पीरियड बढ़ गया। मैं कहता हूं टाइम पीरियड 1 मिनट की जगह 1.2 मिनट हो गया, ठीक। तो 1 आवर में जो 60 राउंड लेता था, अब 1 आवर में कितना राउंड ले पाएगा? 50 राउंड, क्योंकि पहले 1 मिनट का एक राउंड था और अब 1.2 मिनट का एक राउंड है। तो पहले 60 राउंड लेता था और अब क्या ले पाएगा? 50 राउंड ले पाएगा। इसका मतलब लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ा और एक गिवन टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ राउंड घट गया। इसका मतलब जो सुई 1 घंटे में 60 राउंड लेके यहां आ जाती थी, 50 राउंड लेके थोड़ा पहले रहेगी, तो टाइम कम बताएगा। क्यों कम बताएगा, ये बात समझे। इन ए गिवन टाइम इंटरवल नंबर ऑफ ऑसिलेशन घट जाते हैं। तो मैं समझा रहा हूं, देखो एक बार मैं कह रहा हूं इन ए टाइम, थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है, थोड़ा शॉर्ट लिखा है मैंने यहां। इन ए टाइम टी, इन ए टाइम इंटरवल टी, इन ए टाइम इंटरवल टी, टाइम इंटरवल का मतलब आप समझे? टाइम इंटरवल का मतलब जैसे 1 घंटे में, 1 दिन में, 24 घंटे में, 7 दिन में, 30 दिन में, एक टाइम स्पाम में पहले जितने राउंड होते थे अब उससे कम राउंड होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये हो जाएगा पहले कितने होते थे, बिफोर, पहले कितने होते थे, टी बाई टी। एक टाइम इंटरवल टी में उसका टाइम पीरियड जब टी था तो कितने राउंड होते थे, टी बाई टी राउंड होते थे, ठीक है। और अब कितने राउंड होते हैं, नाउ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, अब कितने राउंड होते हैं, टी बाई टी डैश राउंड होते हैं। अब कितने राउंड होते हैं, टी बाई टी डैश, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया है। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन घट गए, पहले इतने ऑसिलेशन होते थे और अब इतने ऑसिलेशन होते हैं। पहले इतने ऑसिलेशन होते थे और अब इतने ऑसिलेशन होते हैं। तो डिक्रीज इन टाइम, डिक्रीज इन टाइम, इतना ऑसिलेशन घट गया और एक ऑसिलेशन का टाइम है टी। डिक्रीज इन टाइम, इतना ऑसिलेशन घट गया, तो इतने जब ऑसिलेशन घट गए और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम, टी टाइम, तो कितना टाइम घट गया, ये टाइम घट गया, इसको इंटू करो, टी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस टी बाई टी डैश। इतना टाइम घट गया, इतना टाइम घट गया, ठीक है। और टी बाई टी डैश की वैल्यू अब यहां से रखनी है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप फिर समझ लें थोड़ा सा। लूज और गेन ऑफ टाइम बाय मेटालिक पेंडुलम क्लॉक ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। एक पेंडुलम है जिसके मेटालिक वायर की लेंथ L0 है, इसका टाइम पीरियड ये होगा। जब टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाते हैं,
टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाते हैं तो इतनी लेंथ हो जाती है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ने से क्या होता है, एक गिवन टाइम इंटरवल में, एक दिन में, एक घंटे में नंबर ऑफ ऑसिलेशन घट जाता है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन घटने से इतने ऑसिलेशन घट गए तो टाइम कितना घट गया, एक ऑसिलेशन में टी टाइम लगता है तो इतना टाइम घट गया। तो अब टी बाई टी डैश की वैल्यू यहां से रखनी है। अब मैं यहां से टी बाई टी डैश की वैल्यू रख रहा हूं, बाकी सब कुछ समझना। मैं वैल्यू रख रहा हूं टी बाई टी डैश की, तो टी डैश क्या है, टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर हाफ। टी डैश टी बाई टी डैश, ठीक है। तो टी बाई टी डैश, इसको इधर ले गए, उसको इधर ले आओ, 1/1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर हाफ। टी बाई टी डैश, टी बाई टी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू दी पावर माइनस हाफ। क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस का 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। देखो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, पावर यहां आ जाएगा क्योंकि अल्फा जो है वह स्मॉल होता है। रख दो टी बाई टी डैश की वैल्यू यहां पे रख दो, तो टी बाई टी डैश की वैल्यू रखेंगे तो डिक्रीज इन टाइम क्या होगा बोलो, डिक्रीज इन टाइम, डिक्रीज इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 माइनस टी बाई टी डैश। टी बाई टी डैश की वैल्यू 1 माइनस का हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। टी बाई टी डैश की वैल्यू रख दे, डिक्रीज इन टाइम 1 माइनस 1, तो डेल्टा टी क्या हो गया बोलो, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। क्रैश कोर्स स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है बेटा, रिजल्ट ध्यान रख लो आप, डेरिवेशन यदि ध्यान नहीं है आपको, कि पेंडुलम क्लॉक में जब टेम्परेचर बढ़ता है डेल्टा थीटा से तो डिक्रीज इन टाइम का फॉर्मूला, डिक्रीज इन टाइम का फॉर्मूला क्या है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी। क्या ये टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, डिक्रीज इन टाइम, ये है डिक्रीज इन टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब कैपिटल टी इस फॉर्मूले में है क्या, नहीं है, तो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, ये टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता, यहां गलत हुआ, टाइम पीरियड कैपिटल टी पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दैट टाइम इंटरवल टी, उस टाइम इंटरवल टी पर डिपेंड करता है। डिक्रीज इन टाइम का ये फॉर्मूला है। बस अब इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हुआ 2-3 एग्जांपल सिखाऊंगा अभी मैं। हमें ये यूज ऑफ फॉर्मूला डेल्टा टी बराबर हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझे। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, टिलबर्न कॉलोनी, रांची। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि डिक्रीज इन टाइम, इसका मतलब देखो मैं नोट में ही समझा रहा हूं, आप इतना भी ध्यान रख सकते थे पूरा के बजाय। मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पेंडुलम क्लॉक है वो कैलिब्रेटेड है थीटा नॉट पर, मतलब इसमें कैलिब्रेशन जो किया गया है वो मान लो 20 डिग्री सी पर किया गया है, ठीक। कैलिब्रेटेड है कितने पर, थीटा नॉट पर, और टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा थीटा से, टेम्परेचर बढ़ गया तो डिक्रीज इन टाइम क्या होगा, डिक्रीज इन टाइम डेल्टा टी, रहने देता हूं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी।
डिक्रीज इन टाइम हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ठीक है। अच्छा, ये तो टेम्परेचर बढ़ा तो टाइम घटा। यदि टेम्परेचर घट जाता तो टाइम बढ़ जाता, नहीं? ये बात गौर कर रहा। टेम्परेचर बढ़ा, पेंडुलम की लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा और ऑसिलेशन कम हुए तो पहले जो बताता था उससे कम बताएगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो पहले जो बताता था उससे कम बताएगा। ठीक है, ओके, समझे बात? दूसरी बात समझें एक बार। लेट सपोज टेम्परेचर घट जाता तो क्या होता? टेम्परेचर घटता तो लेंथ घट जाती। टेम्परेचर घट जाता तो क्या होता? लेंथ घट जाती। लेंथ घट जाती तो क्या होता? टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता। टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया तो एक गिवन टाइम इंटरवल में नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाते। पहले से ज्यादा टाइम बताता तो इंक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा यदि पॉजिटिव है तो डिक्रीज, और डेल्टा थीटा यदि नेगेटिव है तो ये हो जाएगा। बात समझ गए? समझ गए आप? ठीक है। देखो बेटा, मैं एक एग्जाम्पल में फिर बता रहा हूं। मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, इसी को समझने के लिए। मैं कह रहा हूं एक पेंडुलम क्लॉक है, एक वायर का बना हुआ है जिसका अल्फा गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻7 पर डिग्री सी। इसका टाइम पीरियड जो है वो 5 सेकेंड है। ठीक। कैलिब्रेटेड जो है वो 20 डिग्री सी पे। टेम्परेचर जो हो गया वो 30 डिग्री सी हो गया। इन ए वीक, एक वीक में कितना टाइम घटेगा? डिक्रीज इन टाइम, मतलब इतना टाइम कम बताएगा। अच्छा, क्या डिक्रीज इन टाइम टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। डिक्रीज इन टाइम जो है वो टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है? नहीं करता। कैलिब्रेटेड टेम्परेचर से क्या टेम्परेचर बढ़ा है तो टाइम कम बताएगा ना? कम बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में हमें वो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, बाद में वो टाइम हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, डिक्रीज इन टाइम क्या हो जाएगा? देखो जरा, डिक्रीज इन टाइम ये हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी। अल्फा की वैल्यू बोलो 9 इंटू 10⁻⁻7। 20 पर कैलिब्रेटेड था, 30 हो गया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और टाइम इंटरवल 7 डेज, 24 आवर, 60 मिनट, 60 सेकेंड। तो डिक्रीज इन टाइम जो आएगा वो इतना सेकेंड आएगा। तो व्हाट इज द डिक्रीज इन टाइम? 9 इंटू 7 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6 बाय 2 इंटू 10⁻⁻7 1 2 3। कितना टाइम आएगा बोलो? 9 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4। कितना टाइम आएगा बोलो? 108 इंटू 7 इंटू 36 इंटू दिस। और ये जितना आएगा सेकंड में आएगा। ये जो आएगा ये किस में आएगा? सेकंड में आएगा। अच्छा, क्या करना होगा तुम्हें? सही रीडिंग लेने के लिए तुम्हें करना क्या होगा? सही रीडिंग लेने के लिए इतना टाइम कम बताएगा तो तुम क्या करोगे? क्लॉक में इतना टाइम बढ़ा दोगे।
क्लॉक में इतना टाइम तुम्हें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वन मोर क्वेश्चन। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। ध्यान दें, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसी पर बेस, एक और एग्जाम्पल इसी पर बेस बता रहा हूं, ठीक है, समझे। कहता है कि एक जो पेंडुलम क्लॉक है वो कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेटेड एट सेम टेम्परेचर थीटा नॉट, व्हेन टेम्परेचर बिकम्स 20 डिग्री से। एक पेंडुलम क्लॉक है जो थीटा नॉट पर कैलिब्रेटेड है, और जब टेम्परेचर, तो इट गेन 4 सेकेंड ए डे, एक दिन में 4 सेकेंड गेन कर लेता है। और व्हेन रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर बिकम्स 30 डिग्री सी, इट लूजेस 5 सेकेंड ए डे। फाइंड थीटा नॉट। समझे आप मेरा क्वेश्चन? एक पेंडुलम क्लॉक है जो थीटा नॉट टेम्परेचर पर कैलिब्रेटेड है, एक पेंडुलम क्लॉक है जो थीटा नॉट टेम्परेचर पर कैलिब्रेटेड है, ठीक है। जब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी हो जाता है तो ये एक दिन में 4 सेकंड गेन कर लेता है। गेन कब करेगा? टाइम का गेन कब होता है? जब डेल्टा थीटा नेगेटिव हो, नहीं। जब टेम्परेचर घटा हो तो घड़ी गेन करती है, और जब टेम्परेचर बढ़ा हो तो घड़ी लूज करती है, ठीक है। और जब टेम्परेचर 30 हो जाता है तो ये लूज करती है 5 सेकेंड ए डे, एक दिन में 5 सेकेंड लूज करती है। अच्छा देखो, मैं लिख देता हूं डिक्रीज इन टाइम इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी। तो डिक्रीज कितना गेन करती है? 4 सेकेंड गेन करती है। और कब गेन करती होगी? जब टेम्परेचर घटा होगा, मतलब थीटा नॉट -20 इंटू टी, 1 डे में, इक्वेशन 1। ये बात समझे भाई? कब गेन करेगी? जब थीटा नॉट 20 से ज्यादा रहा होगा तब गेन करेगी ना। और लूज कब करेगी बोलो? 5 सेकेंड ए डे। लूज कब करेगी बोलो? जब 30 जो है वो कैलिब्रेशन से ज्यादा रहा होगा, इक्वेशन 2। 1/2 कर दो, 4 सेकेंड बाय 5 सेकेंड, 1/2, 4 सेकेंड बाय 5 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा नॉट -20 अपॉन 30 माइनस थीटा नॉट। 120 माइनस 4 थीटा नॉट इज इक्वल टू 5 थीटा नॉट माइनस 100। तो ये हो गया 220 इज इक्वल टू 9 थीटा नॉट, और थीटा नॉट इज इक्वल टू 220/9 डिग्री से। ये होगा। समझे आप क्वेश्चन किस तरह का बनता है? फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा इसमें। मान लो डेरिवेशन में हमें क्रैश कोर्स हमें दिक्कत है तो हम फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डिक्रीज इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। समझ गए आप? अगले एप्लीकेशन पे जाता हूं, एप्लीकेशन 3, ठीक है। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। एप्लीकेशन 3 पर आ जाएं। एप्लीकेशन 3 में मैं तुम्हें बता रहा हूं बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है? बाई मेटालिक स्ट्रिप जरा इसको समझना। देखो,
क्या होता है, दो अलग अलग मेटल की एक स्ट्रिप होती है, जैसे कि एक ब्रास की स्ट्रिप ले ली मैंने और एक कॉपर की स्ट्रिप ले ली मैंने। बाई मेटालिक स्ट्रिप जो होती है वो दो अलग अलग मेटल की स्ट्रिप होती है, ठीक है। एक हमने ब्रास की स्ट्रिप ले ली और एक मैंने किसकी स्ट्रिप ले ली, कॉपर की स्ट्रिप ले ली, और दोनों को जब बेल्ड कर दिया जाता है एक दूसरे पर, दो स्ट्रिप है और दोनों को बेल्ड कर दिया एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से बेल्ड कर दिया मैंने। ये ऊपर मैंने ब्रास की स्ट्रिप रख दी, ये मैंने कॉपर की स्ट्रिप रख दी और ये बेल्डेड टुगेदर, तो ये कहलाती है बाई मेटालिक स्ट्रिप। अच्छा, जब इसको टेम्परेचर देंगे, जब हम इसको हीटअप करेंगे और लेट सपोज ब्रास का अल्फा ज्यादा है, जो ब्रास है उसका अल्फा जो है वो ज्यादा है, तो ब्रास वाला थोड़ा आगे निकल जाएगा कॉपर, क्योंकि ब्रास का एक्सपेंशन ज्यादा होगा और कॉपर का एक्सपेंशन थोड़ा कम होगा। तो क्या होगा ऐसे में कि ब्रास थोड़ा आगे निकलेगा और कॉपर थोड़ा कम आगे निकलेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा होता कब होता? जब दोनों एक दूसरे से बेल्डेड नहीं होते। एक दूसरे से बेल्डेड है, ये एक आगे नहीं निकल सकता है। बेल्डेड नहीं होते, कॉपर के ऊपर ब्रास रखा होता, ब्रास आगे चला जाता, कॉपर थोड़ा पीछे रह जाता। लेकिन यहां नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर बेल्डेड है। तो जब बेल्डेड है दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में क्या होगा कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी लेंथ तो ज्यादा बढ़ेगी, और जिसका अल्फा कम है उसकी लेंथ कम बढ़ेगी। तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो आउटर साइड में सर्किल बना लेगा, मुड़ जाएगा ऐसे। जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो आउटर कर्व पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब इसको हीटअप किया जाएगा, तो इसको हीटअप करने पे क्या होगा, जरा बात समझना। ऐसे हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, और ये जो मुड़ जाएगा तो ये वाला आ गया ब्रास और ये वाला आ गया कॉपर, और ये सर्कुलर आर्क बना लेगा थीटा एंगल का। मैंने कहा था जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो आउटर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इसकी थिकनेस भी टी है और इसकी थिकनेस भी टी है, और इनिशियल लेंथ दोनों की मैं L0 कह देता हूं। दोनों की इनिशियल लेंथ जो है वो L0 है, और इसकी थिकनेस भी टी है और इसकी थिकनेस भी टी है। ठीक है? अच्छा, आप बात समझे क्या होगी? इसकी जो रेडियस है, कॉपर की जो रेडियस है वो हो जाएगी R, और ये जो रेडियस है ये हो जाएगी R प्लस टी। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस टी होगी। भाई ये टी है, लेकिन इसके हाफ से इसके हाफ तक की डिस्टेंस क्या होगी? टी होगी। तो यहां तक की रेडियस आर हो जाएगी, तो यहां तक की रेडियस क्या हो जाएगी? आर प्लस टी हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है? ओके, बात समझ गया? अच्छा देखो, कॉपर की लेंथ क्या होगी? एल कॉपर। कॉपर की लेंथ क्या होगी? वैसे देखें तो होगी आर थीटा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? आर थीटा। आर रेडियस है, थीटा एंगल है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की लेंथ होगी आर थीटा। ठीक है? और ब्रास की लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी? ब्रास की लेंथ यहां से यहां तक ये हो जाएगी, ब्रास की जो लेंथ है
ये हो जाएगी r प्लस टी थीटा। जो ब्रास की लेंथ है वो क्या हो जाएगी यहां से यहां तक, भाई थीटा एंगल है और रेडियस क्या हो गई बोलो, r प्लस टी। तो ब्रास की जो लेंथ है वो हो जाएगी r प्लस टी थीटा। ठीक है, अच्छा होना कितना चाहिए था लेंथ, कॉपर का होना चाहिए था L0 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। डेल्टा टी कह देता हूं टेम्परेचर को मैं, चलो या चलो डेल्टा थीटा ही कह देता हूं, ये थीटा एंगल है भाई, ध्यान रखना। ठीक है भाई, L0 पहले लेंथ थी और इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कॉपर है, तो डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ कायदे से क्या हो जानी चाहिए थी, 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। ब्रास की इनिशियल लेंथ क्या थी L0 और टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा थीटा से, तो ब्रास का क्या हो जाना चाहिए था L0 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा थीटा। ये बात आप समझे। अरे रेडियस से देखें तो लेंथ इतनी होगी, और यदि ये देखें कि पहले दोनों की लेंथ L0 थी, इसकी अल्फा कॉपर इसकी अल्फा ब्रास, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अपॉन कर दो r प्लस टी थीटा अपॉन r थीटा, ये बाय ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा r प्लस टी बाय आर 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। 1 प्लस टी बाय आर 1 प्लस टी बाय आर 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा टू दी पावर -1। 1 प्लस टी बाय आर 1 प्लस अल्फा ब्रास डेल्टा थीटा 1 माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। ये बाइनोमियल थ्योरम यूज किया। ये हो जाएगा 1 प्लस टी बाय आर 1 प्लस अल्फा ब्रास माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। यहां ध्यान रखना कैसे हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस का दिस इससे किया, लेकिन अल्फा ब्रास इंटू अल्फा कॉपर नेग्लिजिबल हो जाएगा। जो फोर्थ टर्म आएगा इसका वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्फा स्मॉल होता है तो अल्फा इंटू अल्फा छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, तो सिचुएशन देखो क्या हो गई बोलो, टी बाय आर इज इक्वल टू अल्फा ब्रास माइनस अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा थीटा। तो रेडियस क्या हो गई बोलो, टी अपॉन अल्फा ब्रास माइनस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा। रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, मैंने क्या कहा, बाई मेटालिक स्ट्रिप, दो डिफरेंट मेटल बिल्ड कर देते हैं एक साथ, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है बाई मेटालिक स्ट्रिप। जब हम उसको हीटअप करते हैं तो वो सर्कुलर आर्क ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा फैलता है, वो ज्यादा एक्सपेंड होता है और आउटर सरफेस पे आता है। अब इस सर्कुलर आर्क की रेडियस कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस होती है वो इतनी होती है। यहां टी क्या है, 1 की थिकनेस है। अल्फा ब्रास माइनस अल्फा कॉपर क्या है, डिफरेंस ऑफ अल्फा, और डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर। 2-3 बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ अल्फा ब्रास माइनस अल्फा कॉपर। मॉड इसलिए क्योंकि मान लो 2 मेटालिक वायर में किसका अल्फा ज्यादा है ये मुझे नहीं पता हो, तो हम रेडियस को क्या लिखें, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ अल्फा। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ अल्फा। ठीक है,
और रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डेल्टा थीटा। देखें क्रैश कोर्स स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में सबसे लॉन्ग चैप्टर है 11th 12th मिला के हुए। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार तो 6-6 क्वेश्चन तक दे देता है नीट में, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स स्टूडेंट आप ये तभी सीख पाएंगे जब आप क्या है रेगुलरली इसको व्यू करें लाइव। दूसरा, आपको जो नोट्स मिला है आप उसको कॉपी में लिखें। आप जब अपना ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे। आपको डाउट क्वेश्चंस में, आपको कल क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन आप कर करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। सिर्फ 14 क्वेश्चन है। कैलोरीमेट्री का नोट्स आपको मैं भेज चुका हूं। कैलोरीमेट्री का नोट्स पढ़ें, उसमें भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछें। वो 14 क्वेश्चन आप करें और आप उसको भेजें भी, तो मुझे लगेगा कि आपने कैलोरीमेट्री किया। जैसे कल वाले मेरे लेक्चर में थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा, तो थर्मल एक्सपेंशन का नोट्स मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको पढ़ें और उसके कुछ क्वेश्चन आप करें। और बेहतर क्वेश्चनिंग धीरे धीरे आपको मिलेगी, ये आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइव देखें इसको, टाइमली मॉर्निंग टाइम क्लास रहती है मैं समझता हूं। दूसरा, आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं, बहुत टुकड़ों में किया हुआ है, और क्वेश्चन करके दें, ठीक है। मैं अगले एप्लीकेशन की तरफ जाता हूं, ओके। एप्लीकेशन 4 की तरफ जा रहा हूं मैं। एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन 4 में मैं आपको बता रहा हूं एक बार चेंज इन स्केल रीडिंग। एप्लीकेशन 4 में क्या सिखा रहा हूं? चेंज इन स्केल रीडिंग। समझना जरा, चेंज इन स्केल रीडिंग। देखो, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्टील की स्केल ले ली है और इसमें कैलिब्रेशन कर दिया मैंने। ये स्टील स्केल हमने लिया और मैंने इसमें कैलिब्रेशन कर दिया है। कैलिब्रेशन लेट सपोज कि मैंने इस पे थीटा नॉट टेम्परेचर पे कर दिया। थीटा नॉट टेम्परेचर पे मैंने इसका क्या कर दिया? कैलिब्रेशन कर दिया है, ठीक है। और मैंने एक क्लॉथ ले लिया जो 3 मीटर का ये क्लॉथ। मैं यहां आयरन वायर भी ले सकता था ऊपर, लेकिन फिर वो भी इंक्रीज होता, ठीक है। उस केस पे भी आएंगे हम एग्जांपल में, जब दोनों इंक्रीज हो। अरे ये स्टील का होगा और ये लेट सपोज आयरन का होगा, तो दोनों बढ़ेंगे, और दोनों बढ़ेंगे तो एपरेंट कौन बढ़ेगा वो देखना होगा। भाई जब दोनों इंक्रीज करेगा तो एपरेंटली कौन बढ़ेगा वो देखेंगे। अभी मैंने एक को इंक्रीज कराया है, ठीक है। मैंने कहा क्या कि ये एक स्टील का मैंने स्केल ले लिया 1 2 3 4 मीटर का, 4 मीटर, और ये क्लॉथ इससे हमने नाप लिया, और ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू 4 मीटर है। ये इसकी ट्रू वैल्यू है कितनी? 4 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब नाउ टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, तो स्केल की लेंथ बढ़ जाएगी। अब मैंने कहा इतनी भी नहीं बढ़ती है, बस दिखाने के लिए मैंने बढ़ाई है। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज बाय, नाउ टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा। कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, तो स्केल की जो लेंथ है वो बढ़ गई। स्केल की जो लेंथ है वो बढ़ गई।
अच्छा, अब जो क्लॉथ था वो तो उतना ही हुआ, लेकिन स्केल की लेंथ बढ़ गई तो क्लॉथ थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं भाई, 4 मीटर पहले यहां था, 4 मीटर थोड़ा आगे निकल जाएगा। अब ये जब 4 मीटर थोड़ा आगे निकल जाएगा तो ये जो क्लॉथ है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हम क्या मेजर क्या करेंगे, स्केल रीडिंग ना। भाई लेट सपोज कोई मीटर रॉड है, उसकी लेंथ बढ़ी हुई है, लेकिन एट द टाइम जब मैं क्लॉथ को मेजर कर रहा हूंगा तो मुझे पता क्या चलेगा, मुझे पता चलेगा स्केल रीडिंग। मुझे ट्रू वैल्यू का क्या पता, मुझे स्केल रीडिंग का पता चलेगा। तो मैं कह रहा हूं ऐसे में जो स्केल रीडिंग है वो ट्रू वैल्यू से घट जाएगी। ये बात आप समझे। स्केल रीडिंग मुझे यह बता रहा है कि जो क्लॉथ है वो 4 मीटर से कम है, जबकि क्लॉथ था कितना, 4 मीटर। क्लॉथ था कितना, 4 मीटर, और स्केल मुझे अब बताता है कि जो क्लॉथ है वो क्या है, 4 मीटर से कम। समझ रहे हो बात। तो स्केल रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू से क्या है, कम है। और नाउ टेम्परेचर डिक्रीज बाय डेल्टा थीटा, तो स्केल घट जाएगा, पहले जो स्केल था उससे घट जाएगा। अब मैंने कहा नाउ टेम्परेचर इंक्रीज बाय, टेम्परेचर डिक्रीज बाय डेल्टा थीटा। टेम्परेचर घटेगा तो स्केल की लेंथ थोड़ी घटेगी, क्योंकि ये स्टील की लेंथ है, तो ये घटेगी। तो अब क्या होगा, अब ये जो क्लॉथ है ये 4 मीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि है तो उतना ही क्लॉथ और स्केल थोड़ी सी घट गई, तो जो क्लॉथ है वो 4 मीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो स्केल रीडिंग तुम देख पा रहे हो वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। जो स्केल रीडिंग तुम देख पा रहे हो वो ट्रू वैल्यू से क्या हो जाएगी, ज्यादा। ट्रू वैल्यू 4 है, जबकि ये नापेगा 4.1, और यहां 4 था और नापा 3.9। जबकि तुम्हें दिखता क्या है, स्केल रीडिंग। तुम नापते क्या हो हमेशा, स्केल रीडिंग। टेम्परेचर जब बढ़ा होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ है डेल्टा थीटा से, तो स्केल रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू से, स्केल रीडिंग लेस देन ट्रू वैल्यू। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं एक फॉर्मूले में, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मेरी बात समझना, जब डेल्टा थीटा पॉजिटिव है, जब ये चीज पॉजिटिव है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा है तो ट्रू वैल्यू ज्यादा है स्केल रीडिंग से। भाई ये वाली चीज इससे ज्यादा हो जाएगी, ये रहा, ट्रू वैल्यू ज्यादा है किससे, स्केल रीडिंग से ज्यादा है। और जब डेल्टा थीटा नेगेटिव होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, तो ऐसे में ट्रू वैल्यू जो है वो छोटी पड़ जाएगी स्केल रीडिंग से। मतलब जब टेम्परेचर घटेगा तो ट्रू वैल्यू छोटी पड़ जाएगी किससे, स्केल रीडिंग से। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात को आप समझें एक बार, कि ट्रू वैल्यू बराबर स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन ये तभी है जब स्केल में चेंज हो और दूसरे में चेंज नहीं हो। मेरी बात समझें, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर समझा देता हूं। एक स्केल है जो कैलिब्रेटेड है थीटा नॉट पर, जैसे 20 डिग्री सी पर एक स्केल कैलिब्रेटेड है, और क्लॉथ ले लिया हमने, दूसरी चीज ली है जो अभी मैं कल एक आयरन वायर भी लूंगा, लेकिन अभी मैंने क्लॉथ ली है जो 4 मीटर का क्लॉथ। टेम्परेचर बढ़ गया, स्केल थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, क्या होगा, पहले ये 4 मीटर था, अब ये 3.9 होगा। हम क्या देखते हैं, हम स्केल रीडिंग देखते हैं। तो ऐसे में ट्रू वैल्यू क्या होगा, स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा, टेम्परेचर घट गया, स्केल थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
अब ये नाप लिया 4.1 मीटर। तो ये देख रहे हो हम क्या नापते हैं, स्केल रीडिंग, और स्केल रीडिंग से कम है कौन, तो हम कैसे निकालें ट्रू वैल्यू, स्केल रीडिंग 1 माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा थीटा क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। यहां तक की चीजों को आप एक बार प्रॉपरली देखेंगे। मैंने 4 एप्लीकेशन दिया है, यहां से एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा मैं, आप प्लीज इसको एक बार और देख लें ढंग से, और इस नोट्स को आप एक बार पढ़ें, और आपके जो डाउट हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप पे उसमें दिया हुआ है, आप उस पर पूछें, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ लें, ये मैटर लगभग 20 मार्क्स का है। नीट में थर्मोडायनेमिक्स लगभग 16 to 20 मार्क्स का मैटर है, इंपोर्टेंट है। 11th और 12th के सभी चैप्टरों में सबसे लार्जेस्ट है, वैल्यू भी ज़्यादा रखता है, वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप इसको पूरा तैयार करें, अपने डाउट को आप मेरे से पूछें, जो 14 क्वेश्चन दिया है आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, आप उसको सॉल्व करके मेरे पास भेजें भी। तो आप कैलोरीमेट्री एक बार देख लेना बेटा, और थर्मल एक्सपेंशन भी आधा हो गया है। कल के लेक्चर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक जाते जाते चैप्टर जो है ना इजी भी और हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपरली देखें, टुकड़ों में बांट के आपको ये चल रहा है, 10 एप्लीकेशन चलेंगे किसके, थर्मल एक्सपेंशन के, और इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।